हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजेंद्र जाखड़ गुड्डा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष की ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे व्यापार करने आई थी, उन्होंने कैसे अपनी राजनीतिक पकड़ की, उन्होंने पूर्वी राज्यों में अपना अधिकार स्थापित करने के बाद में मराठवाड़ा तक पहुँचे, मराठवाड़ा से वो मैसूर तक पहुँच गए। मतलब पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्रों से लेकर के दक्षिणी तटवर्तीय क्षेत्रों तक अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया था। मैंने पहले ही बताया था आपको, राजस्थान के राजपूताने का कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं था क्योंकि यहाँ आय के सोर्स बहुत कम थे। अब स्थान आता है लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान का जो उपजाऊ क्षेत्र है, सतलज के जिसको दोआब का क्षेत्र कहते हैं, सिंधु सतलज रावी व्यास नदियों के जो मैदानी भाग थे उन पर उनको अधिकार करना था। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अफगानिस्तान के शासक थे, उन्होंने पंजाब का गवर्नर था वो रणजीत सिंह को घोषित कर दिया। पंजाब का गवर्नर किसे घोषित किया? रणजीत सिंह को किया। रणजीत सिंह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और सतलज के पूर्वी भाग जो दिल्ली तक के भाग पड़ते हैं, इन भागों, वर्तमान अपना इंडिया का पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र थे। क्योंकि आय का सोर्स लगान थी और लगान अनाज से होती थी, पैदावार से होती थी, तो नदियों से यहाँ सिंचाई होती थी। इस क्षेत्र को वो प्राप्त करना चाहता था। इस क्षेत्र को अंग्रेज समझ चुके थे, इसलिए अंग्रेज अधिकारी थे अख्तर जो लोनी थे, उन्होंने घोषणा की फरवरी 1809 ईस्वी में। वे रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने फरवरी 1809 ईस्वी में घोषणा की कि सतलज के पूर्वी भागों पर, क्योंकि अफगानिस्तान के शासक ने जो ही पंजाब का गवर्नर रणजीत सिंह को घोषित किया तो अंग्रेज भी इस बात को समझ चुके थे कि रणजीत सिंह एक महत्वाकांक्षी शासक है, वो सतलज के पूर्वी भागों को प्राप्त करना चाहता है। तो उन्होंने फरवरी 1809 में घोषणा की कि अगर पश्चिम से, लाहौर से अगर सतलज के पूर्वी भागों पर कोई घुसपैठ होती है, किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी होती है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उनका सैनिक शक्ति के साथ करारा जवाब दिया जाएगा। इस जवाब से रणजीत सिंह विचलित हो जाते हैं और रणजीत सिंह अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोक लेते हैं। और इसी रोकने के साथ में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अमृतसर की संधि से हस्ताक्षर से पहले जो ये घोषणा हो चुकी थी, ये अमृतसर की संधि थी, लोनी के द्वारा की गई घोषणा की सहमति थी कि सतलज के पूर्वी भाग किसके मान लिए जाएंगे? ब्रिटिश साम्राज्य के मान लिए हैं। हालांकि प्राप्त करना चाहता था उनको रणजीत सिंह, लेकिन अमृतसर संधि के साथ ये पुष्टि हो जाती है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को ये पुष्टि हो जाती है कि पूर्वी भाग किसके संबंध में रहेंगे? किसके रहेंगे? अंग्रेजों के रहेंगे। और इसी संधि के साथ में जितने दिनों तक रणजीत सिंह जिंदा रहे, पंजाब के गवर्नर रहे, उतने दिनों तक अंग्रेजों और सिखों के बीच में संबंध शांतिपूर्वक रहे। किसी प्रकार की कोई युद्ध जैसे संबंध नहीं, वो अपने लाहौर तक सीमित रह गया और सतलज के पूर्वी भागों से लेकर के दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत जो वर्तमान बांग्लादेश तक का है, इस संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। लेकिन 27 जून 1839 ईस्वी को संधि के 30 वर्ष बाद में रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके दरबार में दलबंदी शुरू हो जाती है कि पंजाब का गवर्नर अब किसको नियुक्त किया जाए। ऐसी स्थिति में उस दलबंदी के बीच में जब दलबंदी शुरू होती है, अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे कि कैसे फूट डाली जाए और कैसे राज करें इसके अंदर। तो सिखों के अंदर रणजीत सिंह जितने दिन जिंदा थे, उन्होंने सिखों को एक डोर में पिरो रखा था, एक जगह एक सूत्र में बांध रखा था। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में जो ही दरबार के अंदर दलबंदी शुरू होती है, वहाँ पंजाब का गवर्नर बनता है, शासक बनता है खड़ग सिंह। खड़ग सिंह जो ही शासक बनता है वो एक अकुशल शासक था, कूटनीतिज्ञ नहीं था, वो कोई दूरदर्शी व्यक्ति नहीं था, वो कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था। इसलिए जम्मू के क्षेत्र उनके डोगरा बंधु थे, उन डोगरा बंधुओं का प्रभाव दरबार में अधिक होने लग गया था, उनके आक्रमण शुरू हो गए थे। ऐसी स्थिति में सिख साम्राज्य था वो विचलित होने लग गया था और इस सिख साम्राज्य की विचलन का फायदा उठाया अंग्रेज अधिकारियों ने और उन्होंने एक ही उपाय सूझा कि अंग्रेज सिख युद्ध जब तक नहीं होता है तब तक सिख शक्ति को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। फूट डालो और राज करो की नीति के साथ में उस समय भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड हार्डिंग।
लॉर्ड हार्डिंग ने 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिखों के विरुद्ध अंग्रेज युद्ध की घोषणा कर दी। कब की? 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा शुरू कर देते हैं। जो ही सिखों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा शुरू होती है, अंग्रेज सेना एकजुट होकर के सिख सेना पर टूट पड़ती है। ऐसी स्थिति में सिख विखंडित, यूं कहें हम, टुकड़ों में संघर्ष कर रहे थे और 10 फरवरी 1846 ईस्वी को 10 फरवरी 1846 ईस्वी को लाहौर के सबदाओं के स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ। उस निर्णायक युद्ध में सिखों की हार होती है और उसके 3 दिन बाद में 13 फरवरी 1846 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग की सेना ने लाहौर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। लाहौर पर जो ही अधिकार होता है तो उसके बाद में, लाहौर पर अधिकार होने के बाद में सिखों और अंग्रेजों के बीच संधि होगी। भाई दो के बीच में जब युद्ध होता है, युद्ध निर्णायक हो जाता है, तो दोनों के बीच में संधि तो होती है। शर्तें मानने के लिए युद्ध क्यों होता है? शर्त मानने के लिए नहीं मानता है, युद्ध हो जाता है, शर्त मान ली जाती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। उन दोनों के बीच में 1 मार्च 1846 ईस्वी को, देखो 10 फरवरी को युद्ध समाप्त होता है। उस युद्ध के लगभग 21 दिन बाद में 1 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि होती है। रणजीत सिंह ने तो की थी अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि होती है। उस लाहौर की संधि में यह फैसला होता है कि जालंधर और दोआब के क्षेत्र हैं, जालंधर के वर्तमान जो अपने भारत का पंजाब प्रांत है, यहाँ से लेकर के और यमुना, उस सिंधु नदी के बीच के भाग हैं, यमुना से लेकर के सिंधु के बीच के भाग हैं, ये सभी उपजाऊ भाग हैं। इन भागों पर अंग्रेजी साम्राज्य का अधिकार रहेगा। मतलब यहाँ जो देसी शासक हैं, भूस्वामी हैं, जागीरदार हैं, वो सभी लगान उगा करके अंग्रेजों को देंगे। उनके जो देसी शासक हैं, छोटे शासक हैं, उनके दरबार में अंग्रेज अधिकारी रहेंगे, उसका हिसाब किताब रखेंगे और अंग्रेजों को कितने पैसे लेने हैं ये डिसाइड करेंगे, अंग्रेज पदाधिकारी करेंगे। इसके साथ में एक ये शर्त हो जाती है, ये क्षेत्र मिलेंगे। इसी के साथ में 1,50,00,000 रुपए का युद्ध हर्जाना सिख साम्राज्य में से, सिख दरबार में से अंग्रेजों को देना पड़ेगा। उस जमाने में 1,50,00,000 रुपए युद्ध हर्जाना अंग्रेज वसूल करेंगे। किससे? सिखों से। यह आर्थिक नुकसान भी सिखों को होगा। इनके साथ में सिख सेना को सीमित कर दिया गया कि सिखों की सेना लिमिट रहेगी। जैसे मान लीजिए उनके पास 1.5 लाख सैनिक थे, उन्होंने कह दिया 30,000 से ज़्यादा सैनिक नहीं रहेंगे, तो 1,20,000 सैनिकों को दरबार से आउट होना पड़ेगा, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको अपने घर रहना पड़ेगा। और इसी के साथ ये कहा गया कि खड़क सिंह के पुत्र दलीप सिंह जब तक वैशक नहीं होते हैं, सिखों का अगला शासक बनेगा वो दलीप सिंह बनेगा। दलीप सिंह जब तक वैशक नहीं रहते हैं तब तक लॉर्ड हार्डिंग का आधिपत्य लाहौर पर रहेगा। उनके ऊपर कम थी, इसलिए इतने दिनों तक लाहौर साम्राज्य के ऊपर शासन किसका माना जाएगा? अंग्रेजों का माना जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग वहाँ के गवर्नर जनरल रहेंगे। जिस दिन वैशक हो जाएगा उस दिन उनका दरबार और साम्राज्य सिखों को सौंप दिया जाएगा। ये भी एक कूटनीति थी, कौन सौंपने वाला था इतने दिन के बाद में। ये प्रथम युद्ध हो जाता है। इनके साथ में ये होता है। उसके बाद में 26 दिसंबर 1846 ईस्वी को जब वैशक होता है तो भैरववाला की पूरक संधि होती है। भैरववाला हुई संधि थी, उस संधि पर होता है और उस संधि के अनुसार ये फैसला किया जाता है कि पंजाब का आधा क्षेत्र है, सिखों के साम्राज्य का आधा भाग है, उस भाग पर अंग्रेजी अधिकार मान लिया गया था। अंग्रेजों का स्वामित्व हो चुका था, लॉर्ड हार्डिंग का स्वामित्व हो चुका था। अभी तक सिख लोग थे वो अंग्रेजों से संधि तो कर ली थी, लेकिन जो निष्कासित सैनिक थे उनकी जिंदा रानी थी, उस रानी का अपमान और जो सैनिकों को सेना से सीमित सेना कर दी गई थी, जो बर्खास्त हुए थे सैनिक, वे सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। वो उनका विरोध कर रहे थे। उन सभी ने संगठित होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दिया। दूसरे आंग्ल सिख संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और 1847-48 में अंग्रेजों ने, लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर का गवर्नर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक सुधार की घोषणा की। और प्रशासनिक सुधार अंग्रेजों ने ऐसे किए जो सिखों के विरोधी थे, जो सिखों के किसी भी पक्ष में नहीं थे, सिखों के वो विरोधी थे। ऐसे सुधार किए थे, उनसे सिख काफ़ी नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के सिखों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की स्थिति कर देती है। और अंग्रेजों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण सिख सरदार थे वो काफ़ी खफा हो जाते हैं, काफ़ी नाराज हो जाते हैं और वे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध मोर्चा खोल देते हैं। और दोनों की, मतलब अंग्रेजों की इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी कि सिखों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई कि युद्ध ही एक निर्णायक
चीज़ है। युद्ध के बिना कोई फैसला नहीं हो सकता, इसलिए 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी उसमें भारत का गवर्नर जनरल बन के आ गया था। लॉर्ड डलहौजी जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एक साम्राज्य विस्तारवादी नीति का बहुत बड़ा पोषक व्यक्ति था, उन्होंने 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी। किसके विरुद्ध की? अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 3 दिन बाद में 13 मार्च 1849 ईस्वी को सिखों के बड़े सरदार से शेर सिंह थे, छतर सिंह थे और मूलराज थे, ये सभी के सभी मिलकर के अंग्रेजी सेना के सामने घुटने टेक देते हैं और ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अंग्रेज निर्णायक युद्ध जीत जाते हैं और इस आत्मसमर्पण के साथ ही जब आत्मसमर्पण कर देते हैं तो 29 मार्च 1849 ईस्वी को संधि होती है, युद्ध निर्णायक युद्ध होता है 13 मार्च को, और 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी हैं, वे भारत में या यूं कहें हम अंग्रेज साम्राज्य में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने भारत का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था, सिख साम्राज्य था, उस सिख साम्राज्य की विलय की घोषणा कर दी गई। विलय की घोषणा कब हुई? 29 मार्च 1849 को ही घोषणा किसने की थी? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने, कि आज से सिख साम्राज्य पर अंग्रेज आधिपत्य माना जाएगा। जो भारत के लोग हैं, जो सिखों को सम्मान देते थे, सिखों को जो लगान देते थे, आज वो सिखों को सम्मान देने की जरूरत नहीं है, लगान देने की नहीं है। आज से वो अपने आप को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन माने। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक प्रक्रिया के साथ, प्रारंभ में उन्होंने जो व्यापार किया था उस प्रक्रिया के साथ 1757 से लेकर के देखो बहुत ही कम समय में लगभग 90-92 साल के अंदर उन्होंने पूर्वी भारत से वो स्टार्ट हुए थे, बंगाल से वो 1700 यूं माने हम कि 1757 में प्लासी युद्ध से लेकर के उन्होंने 1849 ईस्वी तक लगभग 90-92 साल के अंदर उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। बंगाल को पराजित किया, अलीवर्दी खां को उन्होंने हटा करके वहाँ पर सिराजुद्दौला को पराजित किया, माधवराव को उन्होंने पराजित किया, मैसूर को पराजित किया और सिखों को पराजित करके अंग्रेज पूर्व से चले थे और दिल्ली तक, वर्तमान भारत की राजधानी दिल्ली तक वो पहुँच जाते हैं। इनमें अंग्रेजों को 92 साल का समय लगता है। इस कूटनीति और प्रयास के साथ अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसरण के साथ संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार होता है, ये संघर्ष हुए। अब आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भारत में विभिन्न जनजातीय आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन होते हैं, उसके बाद राजनीतिक आंदोलन स्टार्ट होते हैं, वहाँ चलेंगे। इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।